यह बात है सन 1998 की। एक अमेरिकन आदमी $8 बिलियन से एक आइलैंड खरीदता है। यह एक 75 एकड़ का आइलैंड होता है। यह कैरिबियन के यूएस का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सैव जेन। यह बाहर से देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बहुत सुंदर बीच, बहुत सारे ग्रीनरी और इस आइलैंड के बीच में एक बंगला था। बंगले के चारों तरफ और भी बंगले थे, वे लग्जरी बंगले थे। इस आइलैंड के अंतर्गत 2 स्विमिंग पूल, एक जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बहुत ही घिनौना वाला सच। इसी सच के वजह से इसके पास वाले आइलैंड वाले इसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से भी पुकारते थे। यहाँ पर 12 से 17 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ में सेक्स ट्रैपिंग की जाती थी। इन बच्चियों के साथ में नाबालिग संबंध बनाए जाते थे। यह लड़कियां कहीं भागकर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इस आइलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने समुद्र में तैर करके भागने की कोशिश करी, लेकिन उसको पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया। यहाँ पर यह मुद्दा नहीं है कि कौन कौन आया था, यहाँ पर मुद्दा यह है कि कौन कौन आया करता था। चलो समझते हैं हम इस वीडियो के अंदर। हेलो, मेरा नाम है आशिक। मैं लेके आ गया हूँ आपको एक और न्यू धमाकेदार वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अंदर जो नाम सामने आए हैं वह बहुत ही चौंकाने वाले हैं क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े एक्टर्स इसमें शामिल थे। ब्रिटेन के फ्रीज एडिसन और सैंटेस एडिसन हॉकिंग, इसके अलावा कॉमेडियन क्रिस ट्रेकर भी आए थे। इसके अलावा भी इसके अंदर और भी कई सारे लोग आए थे और न जाने यहाँ पर कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन आए थे। यहाँ पर इन सभी के लिए पार्टियां ऑर्गेनाइजेशन की जाती थी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह उठता है कि इन सभी का मालिक कौन था? जेफरी एस्टीन। जेफरी एक समय पर स्कूल में मैथ पढ़ाया करता था, लेकिन उसकी किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि यह अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। यह $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करके मल्टी बिलियनर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन, ट्रंप और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक शामिल थे। एस्टीन आइलैंड के अंतर्गत जो कुछ भी चल रहा था वह कई सालों तक छुपा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट इस पूरे केस का ट्रिगर पॉइंट बन गया। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा के बीच के पास में एक 14 साल की बच्ची और इसके पेरेंट्स से कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। यह लड़की बताती है रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसकी एक क्लासमेट पढ़ती थी। यही क्लासमेट उसको एक अमीर आदमी के घर पर ले जाती है। उसे बोला गया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ मसाज करनी है और इसी के उसे $200 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहाँ पहुंचकर कुछ अलग ही होता है। एस्टीन उस लड़की को टॉवल में मिलता है और उस लड़की को कपड़े उतारने के लिए कहता है, फिर उस लड़की को मोलेस्ट करता है। पुलिस ने जब पहले विक्टिम से पूछा कि इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है क्या जिसे तुम जानती हो, उसने 2 और लड़कियों का नाम लिया। अब जब 2 और लड़कियों से पूछताछ करी तो उन्होंने 2 और लड़कियों का नाम लिया और उन लड़कियों से बात करा तो और भी लड़कियों का नाम सामने आया। यह देखकर पुलिस वाले शॉक हो गए। यह चैन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पाम बीच पुलिस ने कुछ ही समय में 35 विक्टिम की पहचान करी। इसके अलावा और भी लड़कियों को टैग किया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही चौंकाने वाली सामने आती है कि सभी लड़कियों को मसाज के बहाने से ही बुलवाया गया था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ज्यादातर लड़कियां 13 से 16 साल के बीच में थी। यह एक गरीब घर से बिलोंग करती थी, तो इनके माता पिता तो थे नहीं, तो इनका कोई भी सुनने वाला नहीं था। I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect type.
यहाँ पर एक लड़की को कुछ ज्यादा पैसे देने करके दूसरी लड़की को लाने के लिए बोला जाता था, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, और ऐसे ही यह बहुत बड़ी चेन बन गई। 2006 के आते आते पाम बीच पुलिस ने इतने सबूत इकट्ठा कर लिए कि अमेरिका की FBI ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और इसे ऑपरेशन लीप ईयर का नाम दिया गया। यह 53 पेजों की फाइल थी और एस्टीन पर इंटरनेशनली सेक्स ट्रैपिंग का केस लगाया गया। I was 16 years old. 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 नाबालिग, दर्जनों गवाहें। इतने भारी चार्जों से एस्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर तक जेल में सड़ना चाहिए था, लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे तो कुछ अलग ही चल रहा था। मायामी के जनरल एस्टीन के केस के वकीलों के साथ में एक डील कर रहे थे। इस डील के अंतर्गत एस्टीन को 2 छोटे छोटे चार्जों में अपने आप को गिल्टी मानना था। इसके बाद उसको और उसके साथियों को इम्यूनिटी चार्ज दे दिए गए। उसके अलावा और किसी भी चार्ज उस पर नहीं लगाए जा सकते थे। 30 मई 2005 को एस्टीन को कोर्ट में पेश किया जाता है और एस्टीन 2 छोटे मोटे केसों में अपने आप को गिल्टी मानता है। इसके बाद में उसे 18 महीने की सजा दी जाती है और उसको एक प्राइवेट जेल में रखा जाता है। इसके अलावा एस्टीन को हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे अपने आइलैंड पर जाने की इजाजत भी दी जाती है, यानी कि वह केवल सोने के लिए उस जेल में आता था। इसके अलावा यहाँ पर चौंकाने वाली खबर यह भी है कि उसके 18 महीने पूर्ण होने से 5 महीने पहले ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। यह सब मुमकिन हुआ था अलेक्जेंडर एकोस्टा की उस डील की वजह से, और इसी अलेक्जेंडर एस्टीन को डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ लेबर बना दिया। Our Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. एस्टीन अपनी जिंदगी आराम से अपने आइलैंड पे गुजारता है। यहाँ पर एस्टीन फ्री हो जाता है। अब यहीं पर हमारी कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। एक जनरल जूली कैलम ब्राउन महिला ने यह ठान लिया था कि मैं इसको इतनी आसानी से इससे बाहर नहीं निकलने दूंगी। यह एक अमेरिकन एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट थी जो मियामी हेरेड नाम के अखबार के लिए काम किया करती थी। इसने कई सालों तक एस्टीन के केस को फॉलो किया और नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। यह एक 2 पेजों की फाइल नहीं थी, यह कई सारे ढेरों पेजों की फाइल थी। इसमें कैसे पॉलिटिक्स ने उनको बचाया। जूली ने इसे परवांजन जस्टिन का नाम दिया। अब यह खबर बाहर आते ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की मांग करी और न्यूयॉर्क में इसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दी। जूली ने 80 से अधिक विक्टिम को आइडेंटिफाई किया और इन्होंने 8 क्राइम इंटरव्यू किया और इसको डॉक्यूमेंट किया। इसमें सबूत बहुत मजबूत थे, इसलिए एस्टीन को जुलाई 2019 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और इसमें सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया गया, जिसके अंतर्गत 45 साल की सजा होनी थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एस्टीन जेल के अंतर्गत मुर्दा पाया गया। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. दुनिया को बताया गया था कि एस्टीन ने बेड से खुदकुशी कर ली, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि वहाँ के सारे CCTV कैमरा भी बंद थे। इसी कारण से वहाँ पर यह अफवाह फैलने लगी कि उसने कोई खुदकुशी नहीं की है, उसका मर्डर किया गया है। The video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theories. 2024 प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया कि यदि वे प्रेसिडेंट बनते हैं तो सारी एस्टीन फाइलों को वह पब्लिश कर देंगे। Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. अब जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं। अब लोगों को इंतजार रहता है कि अब एस्टीन फाइल कब पब्लिश होंगी। अब यहाँ पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। ट्रंप अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि एस्टीन फाइल एक बोरिंग मुद्दा है, यह एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हुक्म है, यह कभी खत्म नहीं होगा। It's pretty boring stuff. Democrat hoax that never ends. और यह कहते हैं कि FBI को वोट फ्रॉडिंग जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एस्टीन फाइल जैसे फालतू मुद्दों पर अपना टाइम और एनर्जी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। अब ट्रंप के सपोर्टर भी यह कहते हैं कि यह अचानक से इतने शांत कैसे हो गए। एलन मस्क ने एक ट्वीट करके यह कहा कि इन एस्टीन फाइलों के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी था, इसलिए तो यह पब्लिश नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि यह ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया था।
जब लोगों ने खुद ने इन्वेस्टिगेशन करी तो इसके अंतर्गत बहुत ही चौंकाने वाले मुद्दे सामने आए। ट्रंप और एस्टिन एक बहुत ही पुराने दोस्त भी थे। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इनकी दोस्ती लगभग 20 साल तक चली। ट्रंप और एस्टिन बेस्ट फ्रेंड रहे थे। यह लगभग सभी पार्टियों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एस्टिन दिखाई देता था। ट्रंप एस्टिन के प्राइवेट जेट में भी सवारी करते थे, जिस पर एस्टिन अक्सर लड़कियों के साथ में सेक्स अभियोग करता था। यहाँ की पार्लियामेंट में कांग्रेस के द्वारा एक बिल पास किया जाता है एस्टिन फाइलों को पब्लिश करने के लिए। आखिरकार यह फाइल पब्लिश भी हुई। इसके अलावा ट्रंप ने सोचा कि यदि ये फाइलें बाहर आ जाएंगी तो मेरा सारा चौपड़ा सामने आ जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक करवाया था कि सारी दुनिया का ध्यान इस तरफ चला जाए और इन एस्टिन फाइलों से इसका ध्यान उठ जाए। अब इसके ऊपर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।